आपने कभी ये गौर किया है, हम में से अक्सर लोग ये कहते रहते हैं एक दिन नॉर्थ पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनमें से अक्सर का ये दिन नहीं आता। मैं भी सालों तक यही कहता रहा। फिर आखिर एक दिन मैंने सोचना छोड़ दिया और निकल पड़ा अपनी ज़िंदगी की पहली सोलो राइड पर। مشرقا في الظلمات كم أنار الدرب علما وعلوما نيرات صح ساحلنا تبادى مشرقا في الظلمات كم أنار الدرب علما وعلوما نيرات। तो नाज़रीन सामाईन, पिछले करीब 5 घंटे से राइड कर रहा हूँ मैं। ये सही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये मेरी ज़िंदगी की पहली सोलो राइड थी। एक ऐसा सफ़र जिसके लिए मैंने 7 दिन निकाले थे और इन 7 दिनों में तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। सुनने में शायद ये एक आम सा रोड ट्रिप लगे, लेकिन हकीकत में ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और यादगार सफ़र बन गया। इस सफ़र के दौरान मुझसे कई गलतियाँ हुई। कभी गलत फैसले किए, कभी रास्तों ने इम्तिहान लिया और कभी हालात ऐसे बने कि लगा शायद ये सफ़र मुकम्मल ही ना हो सकेगा। अब वो गलतियाँ क्या थीं, रास्ते में आखिर कौन सी मुश्किलात आईं, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई 7 days सोलो राइड इन नॉर्थ पाकिस्तान। तो कहानी स्टार्ट होती है मानसरा मेरे घर से, और पहला दिन मेरा हमेशा की तरह लेट ही स्टार्ट होता है। ट्रिप की तैयारी, सामान की तलाश, कैमरा इक्विपमेंट सेटअप और पैकिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। घर से निकलते निकलते मुझे दोपहर के 3 बज चुके थे और बिलाखिर मैं निकल जाता हूँ अकेले नॉर्थ की सड़कें नापने। मैं घर से निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की तरफ, और मेरी आज की मंजिल थी नारान वैली। पहले दिन जस्ट मुझे 125 किलोमीटर कवर करना था, तो ज़्यादा जल्दी नहीं थी। وجهة نظر قالوا العمى فقد النظر قلت البصيرة للبصر قالوا المحبة نقمة لا خير منها ينتظر। सफ़र मेरा नारान की तरफ जारी था और मुझे रेस्ट के लिए रुकना था बालाकोट से थोड़ा पहले आसा पुल पर। सेकुनार रिवर का कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है। لا تموت بعاشق فيها عثار يكفي المحبة اسمها من حبة القلب انحدار إني أراها نعمة وإن اختلفنا في النظر। सेकुनार के नज़ारे एंजॉय करने के बाद मैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। अब मैं इससे पहले कोई दर्जनों बार नारान आया था, लेकिन इस दफ़ा की फीलिंग कुछ और थी। रीज़न अकेलापन। अब लाइफ की पहली सोलो राइड थी, तो दिल में थोड़ा डर भी था, और ऊपर से मौसम ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। सर्दी लग रही है, बारिश भी लगी है, लेकिन जो व्यू आया है एक कर्व लेने के बाद, वो उसको बयान करना मुश्किल है। और अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे लगता है कि हमारी दुआएं कबूल हो गई है कि बारिश यहाँ में आने से पहले हो चुकी थी। अभी निकाय थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं है। तब तक अंधेरा हो चुका था और मैं अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। तकरीबन 40 से 50 मिनट मज़ीद राइड के बाद रात के 9 बजे के करीब मैं नारायण बाज़ार पहुँच चुका था। मैंने अपने लिए एक कमरा लिया, जो खुशकिस्मती से मुझे सिर्फ 500 में मिल गया, मगर अकेले होने की वजह से दिल कुछ बेचैन और तंग सा हो रहा था। इसलिए कमरे में रुकने के बजाय बाहर नारायण बाज़ार के रौनकों में कुछ देर घूमता रहा, और बस कमरे में आया इतनी थकन थी कि कुछ खाए पिए बगैर ही सो गया। Assalamu alaikum and good morning from
नारायण बाज़ार। हमारे पास है जी नाश्ते में इस वक्त चाय और पराठा। हमेशा हर बंदा कहता है कि ट्रैवलिंग करना मुश्किल है, नो डाउट इतनी तो थोड़ी एफर्ट तो करनी पड़ती है, लेकिन सबसे मेन मुश्किल क्या है, इस सब सामान को पैक करना, ये सबसे बड़ा टास्क है। अभी इसको पैक करें और निकले आगे। अल्लाह का नाम लेकर राइड को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के 9 बजे मैंने राइड का आगाज़ किया। आज का प्लान रूपल वैली के रास्ते नागा पर्वत बेस कैंप पहुंचने का था, जो नारायण से तकरीबन 280 से 300 किलोमीटर दूर था। मुझे लगा था यह सफ़र शाम तक आराम से मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ उसने पूरा प्लान ही बदल कर रख दिया। खराब रास्ते, नामालूम सफ़र और इंटरनेट ना होने की वजह से हर फैसला खुद करना पड़ रहा था, और यही चीज़ मेरे पूरे प्लान पर भारी पड़ रही थी। और मुझसे अक्सर सवाल होता है कि आप तो अकेले टूर पर जाते हो, आपके फ़ोटोज़ कौन लेता है? तो ये था उसका जवाब। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं फ़ोटो कैसे लेता हूँ। भाईजान ए फ़ोटो कैसे बड़ा? हाँ इधर 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 इधर, वो पीछे पहाड़ी आ जाए। मेहरबानी जी, शुक्रिया। पता चला हमारा फ़ोटो कौन लेता है। नारायण से निकलते ही रास्ते के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होता आगे बढ़ रहा था कि सामने एक दिलकश आबशार नजर आई। यह थी सोहनी वाटरफॉल, नारायण वैली। दिलकश रास्तों, बर्फानी ग्लेशियर और वाटर क्रॉसिंग को अबूर करते हुए आखिरकार हम लुलसर झील पहुंच चुके थे, जिसे द मदर ऑफ कुनहार रिवर भी कहा जाता है। After 159 kilometers, we reach at the Lulusar Lake. अब लुलुसर लेक क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है असल में हाइट गेन। अब मैं गिडितास की तरफ बढ़ रहा था और इसी हाइट पर मेरी बाइक भी दम तोड़ रही थी, और मैंने क्रॉस करना था एक बहुत ही बड़ा पास जिसका नाम है बाबूसर पास, जिसके टॉप पर पहुँच कर आप होते हो 13,800 फीट की हाइट पर, और यहाँ से नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा जी, बाबूसर टॉप से नीचे उतर गए और रूपल वैली की तरफ हमारा सफ़र जारी है। मुसलसल हाइट गेन करने के बाद अब टाइम था हाइट लूज़ करना। 13,800 फीट के बाबूसर पास पर थे और हमको जाना था अगले 1-2 घंटों में 4,000 फीट की हाइट पर, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 फीट कम। अब इतनी हाइट से नीचे आना था तो फुली कंसंट्रेशन बाइक और रोड पर होनी थी। नो यूज़ द ब्रेक, राइड योर बाइक एंड जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड गियर। ठीक हो? हाँ कैमरा है। हम यार दिखाते हैं हमको। हाँ नजर आ रहे हो? खैरियत है? यहीं रहते हो? यहाँ से कितना टाइम लगेगा क्लास तक? हाँ यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर है। जैसे ही मैं जलास पहुंचता हूँ एकदम से सीन बदल जाते हैं, और अभी तक हम जिन पहाड़ों पर बाइक चलाते हुए आ रहे थे वो बहुत ही प्यारे से पहाड़ थे, लेकिन जैसे ही हम बाबूसर टॉप क्रॉस करते हैं एकदम से पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है।
क्या सड़क है यार, कसम से मज़ा आ गया इस पर बाइक चलाने का। तो वैसे ही ऐसे नहीं कहते दुनिया का साफा बड़ा अजूबा, कुछ तो है इसमें। अब मैं इजलास क्रॉस कर रहा था और आगे बढ़ रहा था स्टोर की तरफ, तो मेरी नज़र पड़ती है मुर्शिद नागा पर्वत पर, 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अपने मुर्शिद नागा पर्वत का दीदार तो हो गया इधर। अब पता नहीं यही रास्ता है कि नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता, बंदे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नागा पर्वत बेस कैंप जाना है। रूपल स्टे कहाँ पे करूँ, रुकूँ कहाँ पे मैं रात को? असौर में रुकूँ? अभी वहाँ नहीं जा सकता मैं बेस कैंप? जैसे हम असौर वैली की तरफ रुख करते हैं, रास्ता और भी एडवेंचरस हो जाता है। तंग रोड, एक तरफ रेड स्टाइल वाली पहाड़ और दूसरी तरफ एक खाई और उसमें बहता हुआ दूध जैसा पानी। ये सफ़र को मज़ीद एडवेंचरस बना रहे थे। अब शाम के 5 बजने वाले थे और मकामी लोगों के हिसाब से मेरा रूपल वैली पहुंचना लगभग नामुमकिन था, तो मैंने स्टोर में नाइट स्टे का फैसला किया। रास्ते में आज के दिन की दूसरी वाटरफॉल भी देखी, जो स्टोर सिटी से कोई 30 मिनट पहले मिली। अब अंधेरा होने वाला था, तो जल्दी से ड्रोन छोड़ लिए और इस वाटरफॉल का नाम है हरचो अबशार। वाटरफॉल देखने के बाद फिर से अपना सफ़र स्टोर वैली की तरफ कंटिन्यू किया और रात के 7 बजे के करीब स्टोर वैली में पहुंच गया और नाइट स्टे किया। तो वो अपने होटल से निकल चुके हैं और भी रूपल वैली की तरफ मैंने हाइक रास्ता स्टार्ट किया है। आज मेरे सफ़र का तीसरा दिन था और मैं आज की मर्द थी रूपल वैली साइड से नागा पर्वत बेस कैंप जाना। गुज़श्ता कल टाइम ना होने की वजह से मुझे अस्टोर में ही नाइट स्टे करना पड़ा। अस्टोर से रूपल वैली का रास्ता ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऑफ रोड होने की वजह से काफ़ी वक्त लग जाता है। अब मैं रात को अस्टोर पहुँचा था तो ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया अस्टोर को, और सुबह सुबह जो नज़ारे मिले वो नाकाबिले बयां थे। सतह समुद्र से तकरीबन 8500 फीट की बुलंदी पर वाक़ यह वादी गिलगित बल्तिस्तान की कदीम तरीन और खूबसूरत इलाकों में शुमार होती है। सदियों से यह इलाका मुसाफिरों को, पैमाओं और फितरत से मोहब्बत करने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है। वालेकुम सलाम। रूपल जी, अकेला। आप किधर से? कौन सी जगह? मैं ही मान से रहती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो लुक एट दैट, ये क्या खूबसूरत फूल और क्या ही व्यू नागा पर्वत का। मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो अब मैं बयान नहीं कर पा रहा भाई, क्या है और क्या नहीं है। आप खुद ही देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लुक एट दैट। ओह मेरे यार, मेरे ना वो कब कभी तारी हो रही है मेरे जिस्म पे। अब मैं रूपल की तरफ सफ़र कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ती है नागा पर्वत पर, और इसके बाद तकरीबन सारे ही रास्ते हमारे आंखों के सामने रहा यह पहाड़, जिससे अजीब सा खौफ और वहशत टपक रही थी। अब नागा पर्वत, जो कि किलर माउंटेन भी बोला जाता है ड्यू टू हिज डिफिकल्ट क्लाइंब, बहुत से कोह पमाए इसको समेट करने के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं, और आज भी नागा पर्वत के कदमों में बहुत से इसके आशिक दफन हैं। अब मैं तिरछन गांव में एंटर हो चुका था। मेरी नज़र पड़ती है कुछ क्रिकेट खेलते हुए बच्चों पर, और मैं भी इनकी तरफ चल देता हूँ। इनके साथ मैच खेलूंगा।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? बाबर आजम नहीं, शोएब अख्तर। खैरियत है? मैं खेलूँ एक ओवर, खिलाओगे फ्री का? जैसे जैसे मैं रुपये गली की तरफ जा रहा था, रास्ता और भी एडवेंचरस हो रहा था, और अब मैं रुपये गली से ज़्यादा दूर नहीं था। وجهة نظر قالوا العمى فقد النظر قلت البصيرة للبصر قالوا المحبة نقمة لا خير منها ينتظر وإن استمرت لا تدوم كبيت अब मैं रुपये वैली में एंटर हो चुका था और अब मेरी अगली मंजिल थी नागा पर्वत को देखना। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं निकल गया नागा पर्वत बेस कैंप की तरफ। कमाल की बात, ब्यूटी है भाई, कमाल की। मैं कहता हूँ कि ولم التطابق فالتباين كان مذ خلق البشر وجهة نظر दोपहर के 2 बजे के करीब मैं कैंप साइट पहुँचता हूँ, बाइक पार्क करता हूँ, अपनी हाइक नागा पर्वत की तरफ स्टार्ट कर देता हूँ, जो ऑलमोस्ट 1 घंटे की होने वाली थी। रुपये वैली के और हम रुपये वैली से नागा पर्वत की तरफ सफ़र जारी है मेरी। حرق القلوب بلا شرار والحب أبقاه الذي غنته أوتار السحار بالحب جاء الناصري مبشرا بين और बिला आखिर हम 1 घंटे की हाइक के बाद पहुंचते हैं 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर, और हमारे सामने था 8,126 मीटर बुलंद मुर्शद नागा पर्वत, निकुलर माउंटेन, और उससे गिरते हुए ग्लेशियर। الفراش نبينا عند الخطر بالحب فاضت زمزمون بالحب ثدي الأم دار يا صاحي لولا الحب ما كانت नागा पर्वत का चेहरा देखने के बाद अब वक्त था वापसी का। हम चल दिए दस्तूर की तरफ, और गिरकोट विलेज में हमारी आज का नाइट स्टे था। بهما نجاة Assalamualaikum warahmatullah and welcome back from गिरकोट अस्टोर। रात करीब 11 बजे या सर 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा रूपल वैली से। खैर अभी मैं मौजूद हूँ गिरकोट में, और यहाँ से मेरा इरादा है निकलने का। लगता है कि मुझे चलम चौकी वाली साइड, देवसाई वाली साइड जाना पड़ेगा। तो आज मेरी राइड का चौथा दिन था। मंजिल थी देवसाई के रास्ते से कर दूँ, मगर इस दिन का सफ़र अफसर नहीं था। रूपल वैली में मेरे मुलाकात इत्तेशाम से हुई थी, और यहाँ से हम दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ। इतना साफ पानी और साथ में अब देवसाई की तरफ सफ़र करते हुए मैं अपने फ्यूचर में चला जाता हूँ। अब वो क्या है, हम अक्सर फ्यूचर के बारे में बड़ा सोचते रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा। इस चक्कर में हम प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं सफ़र पर आया हूँ और इन हसीन नज़ारों को बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लिहाजा फ्यूचर को सोचने के बजाय प्रेजेंट में रहकर इन नज़ारों को एंजॉय किया जाए। पॉइंट पे मैं रुका, आप पीछे व्यू देखें, और पीक क्या ही मज़े की आ रही है, और ये जीप जब गुजरेगी इधर से आए है जीप।
अब एंट्री करवाने और 500 फीस देने के बाद हम ऑफिशियली देवसाई में एंटर हो गए थे और मैं हैरान था कि जस्ट कुछ किलोमीटर गुजरते ही जो नज़ारे आपको दिखते हैं देवसाई के और देखने लायक होते हैं। करीब 1 घंटे की राइड के बाद मैं पहुंचता हूं द ब्यूटीफुल लेक श्योसर लेक देवसाई। बल्ती ज़बान में श्यो का मतलब होता है अंधा और सर का मतलब होता है झील यानी अंधी झील। अब न जाने इसका नाम श्योसर कैसे पड़ा। बाद मुकामी लोगों का कहना है कि झील के इर्द गिर्द की ज़मीन हमवार होने की वजह से दूर से सफ़र करने वाले लोगों को आखिरी लम्हे तक ये झील नज़र नहीं आती थी, गोया झील नज़र से ओझल रहती थी। इसी नस्बत इसका नाम मशहूर हुआ श्योसर लेक अंधी झील। 13,800 फीट की हाइट पर मौजूद यह झील कोई 2.5 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। श्योसर झील दुनिया के बुलंद तरीन झीलों में शुमार होती है और अगर मौसम साफ़ हो तो यहाँ से नागा पर्वत का दिलकश मंजर नज़र आता है जो आपके सफ़र को नाकाबिल फरामोश बना देता है। अभी हमारा मिशन है यहाँ से निकल स्कूल की तरफ जाने का। निकले तो अभी स्टे नहीं करना, बहुत स्टे हो गए, अभी बस दुकाना है बाइक। वैसे इस रोड पर बाइक बनाना बेवकूफ़ी है। من عقلي وبالي جانا الفرح يرقص في أحلى الليالي अब स्कर्दू पहुँचना इतना आसान नहीं था। बीच में था देवसाई नेशनल पार्क जो तकरीबन 843 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ था। उसे लैंड ऑफ जेंट्स यानी जन्नत की सरजमीन भी कहा जाता है। यहीं से शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा ऑफ रोड सफ़र। जिलम से स्कर्दू तक तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर का रास्ता है और अगले 5 से 6 घंटे मेरा पूरा सफ़र सिर्फ देवसाई के अंदर ही होना था। في بستاني في عطري وطيابي والنرجس ناداني ينشد على بابي أنا في بستاني في عطري وطيابي। अब स्कर्दू चाहते हुए मुझे एक शख्स दिखता है जिसका बाइक का टायर पंचर था, तो भैया हम ठहरे कमज़ोर दिल वाले रुक के उसकी हेल्प के लिए। रेंज तो नहीं है, हैं? दुआ कीजिएगा, मसला नहीं है। और फिर मैं निकल जाता हूँ स्कर्दू की तरफ। अब हुआ वही जिसका डर था, अंधेरा बढ़ने लगता है, ना कि कोई गाड़ी न पीछे। डर का माहौल हो रहा था। अंदर ही सड़क पर मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ और दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। कभी लैंडस्लाइडिंग का ख्याल आता है, कभी जंगली जानवर का डर लगने लगता है, कभी बाइक टायर पंचर होने का डर लगता है। मैं यूँ ही सड़क पर दुआएं करता बाइक चला रहा था कि दूर से मुझे आते हुए कोई बाइकर दिखाई दिए, जिनसे मैंने रास्ता पूछा, हाउ मच टाइम टेक टू रीच इट्स स्कर्दू। तो उन्होंने जवाब दिया, हम 6 बजे ना ऊपर चढ़ने शुरू किया था। टाइम देख लिया, हमें टाइम का नहीं पता। 6 बजे शुरू किया था, 6 बजे ऊपर चढ़े थे। 6 बजे के ऊपर चढ़ रहे हैं। टाइम देख 6, 7, 8 हो रहे हैं, 2 घंटे लगे आपके। 8 हो गए। और आप रास्ता बहुत गंदा है। रास्ता आप ऐसे नीचे जा रहे हो, शायद जल्दी चले जाओ, हमारी तो चढ़ाइयाँ हैं ऊपर के लिए। आगे हाँ आराम से, आप अल्लाह का नाम दुआ पढ़ के जाए। ये तो कह रहे हैं 6 बजे लगे हैं चढ़ने और अभी 8 बजे, 6, 7, 8, 2 घंटे निकले गए हैं। तो हमारे लगने चाहिए फिर 1 घंटा। 8 बजे के 9 बजे तक हमें नीचे होना चाहिए। जिस टाइम मेरे डर में मजीद इजाफा किया और अचानक मुझे दूर से गाड़ी स्कर्दू की तरफ जाती हुई दिखाई दी और मैंने उस तक पहुँचने के लिए जो बाइक चलाई, ऑफ
मेरी हालत देख क्या है, मैं अभी बस पहुंचा हूँ स्कर्दू, ये जो सही करके ये पीछे खड़े हैं बाइक, ठीक है। अभी ये ऊपर कमरा ले रहा हूँ, वहाँ स्टे करके तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक फ्रॉम स्कर्दू। अभी मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में, और आज मैं यहाँ कैसे पहुँचा आपने ब्लॉग देखा होगा। आप पहले जाएंगे बाइक में पेट्रोल रिफिल करवाएंगे, टायर वगैरह में हवा चेक कराएंगे, और फिर निकलेंगे आगे शिकर वैली की तरफ। तो अभी हम रोड पे फिलहाल तो मैंने स्टे किया। यहाँ से मैंने हवा डलवाई, उस समय मस्जिद देखेंगे कितनी मज़े की है। मस्जिद ही है ना? हाँ मस्जिद है। इस पर जो कैलीग्राफी की गई है बहुत ही यूनिक है। अच्छा टाइल्स लगी हैं, नहीं टाइल भी ऐसी तो नहीं आती, मैंने खुद काम किया टाइल का। आज मेरे ट्रिप का 5वां दिन था। मुझे जाना था शिखर वैली की तरफ और देखना था शिखर फोर्ट और एक खूबसूरत वाटरफॉल। शिखर 22 किलोमीटर, ठीक है जी, इस तरफ ही है। अब वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम शिखर की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ से शिखर द लैंड ऑफ केटू, इसके साथ तो फोटो बनता है। तेरे की तो क्या लैंडस्केप है इधर का, ये सारा डेजर्ट है भाई। और जब आप शिखर की तरफ रुख करते हैं तो आपको वेलकम करता है एक डेजर्ट, इसे सरफकंदा डेजर्ट या कटना डेजर्ट भी बोलते हैं। सतह समुद्र से 8000 फीट की हाइट में मौजूद यह कोल्ड डेजर्ट दुनिया के ऊंचे तरीन डेजर्ट में शुमार होता है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है और पूरा सहरा बर्फ से ढक जाता है। डेजर्ट को क्रॉस करने के बाद मैं निकल जाता हूँ शिखर वैली की तरफ और पहुँच जाता हूँ द हिस्टोरिकल शिखर फोर्ट। अब इस फोर्ट की भी अपनी कहानी है। शिखर फोर्ट जिसे मकामी ज़बान में फोंगर यानी जटाना बड़ा महल भी कहा जाता है। इस किले की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। रवायत के मुताबिक 11वीं सदी में हुंदा किला के गंज से हिजरत करने वाले अमाचा ख़ानदान ने शिखर में अपनी हुकूमत कायम की। तारीख़ी रवायत के मुताबिक मुग़ल दौर के हमलों के बाद पुराना किला अपनी असर हालत में बरकरार न रह सका। मौजूदा शिखर फोर्ट 7वीं सदी में अमाचा ख़ानदान के 20वें हुक्मरान राजा हसन खान ने एक बड़ी चट्टान पर दोबारा तामीर किया। इसी वजह से इसको फोंगर यानी चट्टान व बना महल भी कहा जाता है। सदियों बाद 1999 से 2004 के दरमियान आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस तारीखी विरसे को बहाल किया। आज यह किला एक खूबसूरत म्यूज़ियम और लग्जरी होटल के तौर पर महफूज है। शिखर फोर्ट के अंदर दाखिल होते ही यहाँ राजा का दरबार, बस्ती सकाफत से जुड़ी नायाब अशिया, कदीम तस्वीर और नफीस लकड़ी की नक्शो नगारी आज भी इस तारीखी विरसे की शान बयान करती है। यही वजह है कि शिखर फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख और सकाफत का जीता जागता म्यूजियम है। शिखर फोर्ट देखने के बाद मैं रुख करता हूँ वाटरफॉल की तरफ, जिसका नाम था मंडुका वाटरफॉल, जो स्कर्दू सिटी से कोई 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अच्छा, अभी मैं मौजूद हूँ जगलोट से कुछ तकरीबन 150 किलोमीटर पहले, 150 किलोमीटर पहले, और मैंने कहा स्कर्दू से निकला हूँ करीब आधा घंटा पहले। और मेरी आज जो मकाम है वो मानसेरा है। मानसेरा पहुँचना है आज करीब 450 किलोमीटर से 500 के करीब रास्ता है। अल्लाह खैर करे। आज मेरा ट्रिप का 6वां दिन था और वापसी का दिन था, और अगले 2 दिनों में मैं ऐसी गलती करने वाला हूँ जैसे मेरी जान तक जा सकती थी।
तो कहानी स्टार्ट होती है स्कर्दू से। सुबह 7 बजे मैं निकल जाता हूँ मानसेरा की तरफ, जो तकरीबन 500 किलोमीटर बनता था, और इरादा यही था कि रात के 2-3 बजे के करीब मैं मानसेरा पहुँच जाऊँगा। लेकिन स्कर्दू बाज़ार में घूमते घूमते मुझे दोपहर के 12 बज चुके थे, और तब मैं निकलता हूँ असल सफ़र पर। स्कर्दू थोड़ा थोड़ी अभी खा के आए हैं। कौन कौन सी जगह? रुपल गली और व्यवसायी। अब मैं जंगलों क्रॉस कर चुका था और बढ़ रहा था चलास की तरफ, और शाम होने लगती है, और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था मेरी टेंशन में भी इजाफा हो रहा था, और मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा था कि नाइट स्टे करूं या 270 किलोमीटर का रास्ता रात में कवर करूं। अब मैं ऐसे ही डबल माइंडेड हुआ चल रहा था कि मैं चलास पहुंचता हूं रात के 8 बजे, और चलास पहुंचते मैं फंस जाता हूं एक बड़े तूफान में। जी जनाब, रात के 8 बजे हम पहुँचे हैं इस क्लास, और हम करने वाले थे समेट कर बाबू टॉप को 7 बजे, और 8 बजे हम पहुँचे हैं चलास में। अभी यहाँ काफ़ी आगे का सफ़र है, तो डर भी लग रहा है, अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, बादल भी आ चुके हैं। अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। अभी हम निकल रहे हैं, पंखा ले रहे हैं अपने साथ, अल्लाह पाक खैर करे। और अब रात के 9 बजे चलास क्रॉस करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाबू टॉप की तरफ। अब मैं इस रास्ते पर था जहाँ रात के 8 बजे के बाद सफ़र करना वाला वो नहीं था, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। लेकिन मैं 8 बजे से पहले चेक पोस्ट क्रॉस कर चुका था, तो मैं जा सकता था। और जैसे ही मैं बाबू टॉप की तरफ रुख करता हूँ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगता है। जुकाम भी लग गया, हाथ तो जैसे साथ होते ही नहीं है। अल्लाह अकबर, ग्लेशियर इधर, और हम पहुंच गए हैं जी बाबू सर टॉप पर। यहाँ बाइक को ज़रा स्टे किया जाए। तो साले में तेरे होते थे, मेरे आज जाम हो गए ना। अच्छा जी, रात के 11:30 बजे, और आखिर ना करते हमने बाबू टॉप को अबूर कर दिया। सर्दी की हालत ये है कि हमारे हाथ सोने, पाँव काम नहीं कर रहे, और अभी हालात ये जुनूनी मर्द हमारे साथ हैं, और एक हम थे। और आखिर रात के 12 बजे मैं पहुंचता हूँ बाबू टॉप पर, और बगैर वक्त ज़ाया किए निकल जाता हूँ नारायण की तरफ। अब पिछले 17 घंटे से मुसलसल राइड कर रहा था, लेकिन स्टिल माइंड में कोई प्लान नहीं था, बस बाइक भगा रहा था मैं। अच्छा जी, तो हम भी ज़िद के पक्के हैं। हमने भी कहा कि हम अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। तो अभी हम तकरीबन रात के 2:21 हैं, 2:30 बज रहे हैं, और हम इस वक्त बड़वई नारायण में मौजूद हैं। सुबह सुबह नूर पीर का टाइम, नमाज फजर के बाद बटा कुंडी से अपने घर मानसेरा की तरफ रवानगी। सर्दी काफ़ी है, इसकी वजह से बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बस नहीं। अब सुबह के 4 बजे मैं निकल जाता हूँ मानसेरा की तरफ, और जहाँ पर होती है मुझसे सबसे बड़ी गलती, और वह थी नाइट स्टे न करना। पिछले कोई 22 घंटे से राइड कर रहा था, तो अब 1 किलोमीटर भी बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था। करीब 1 घंटे के बाद मैं नारायण बाज़ार पहुँच जाता हूँ, लेकिन नारायण पहुँचती मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। यकीन करें, मेरा तो बड़ा हालत हो गया। मैंने चैलेंज तो लगा दिया अपने साथ के, मैं जाऊंगा घर अपने मानसरा जाऊंगा स्कर्दू से
नॉन स्टॉप। लेकिन अभी ये है कि मैं ये सफाई को बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे नींद बहुत सख्त नींद आ रही है। जगह जगह रुक के मुँह पर पानी फेंक रहा हूँ और कभी स्टे ले रहा हूँ। मैंने नारायण से भी यहाँ तक 10-12 स्टे कर लिए हैं। रीज़न ये है कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और ये मेरा फैसला बहुत ही गलत था कि मैं और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने नाइट स्टे नहीं किया। और कितनी बार मेरी बाइक पर आँख बंद हो जाती थी और फिर आँख खुलती तो बाइक पर खुद को पाता। जहन में एक ही डर था कि अगर खाई में गिर गया तो 1% चांस भी नहीं बचने का। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अपने कैमरा वगैरह बंद करें और पूरी कंसंट्रेशन बाइक और रोड पर रखें।